हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर के आजकल रोज़ कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा है, नया देखने को मिल रहा है। रोज़ आप अगर फेसबुक खोलते होंगे, टीवी खोलते होंगे, व्हाट्सअप खोलते होंगे तो एक नई न्यूज़ आपको देखने को मिलती होगी। अब ऐसा हो जाएगा जैसा कि कुछ दिनों पहले चल रहा था कि इस बार कोई एग्ज़ाम ही नहीं होगा। आईबीपीएस ने एग्ज़ाम कंडक्ट करना बंद कर दिया है, इस बार कोई पोस्ट ही नहीं है। फिर हमको न्यूज़ सुनने में आती है कि अब कोई क्लर्क की भर्ती नहीं होगी। क्लर्क के सारे पोस्ट सरकार ख़त्म कर रही है, इस वजह से अब क्लर्क के पदों पे कोई भर्ती ही नहीं होगी। फिर कुछ दिनों पहले न्यूज़ सुनने में आई क्या कि अब बैंकों का क्या हो रहा है, मर्जर हो रहा है, जिस वजह से अब नौकरियां बचेंगी ही नहीं। जो नौकरियां जिन लोगों को मिली हुई उनमें से भी कुछ लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, तो इस वजह से तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक नई न्यूज़ क्या सुनने में आ रही है कि सरकारी बैंकों का निजीकरण हो जाएगा, तो अब नौकरियां मिलेंगी ही नहीं। आईबीपीएस अब कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगा, इसलिए तैयारी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये जो बार बार ये बातें आ रही हैं, अब तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब बैंकों में नौकरियां नहीं है। कुल मिला के यही इसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है। इसमें कुछ बातें तो सही हैं और कुछ बातें एकदम निराधार हैं। जैसे मर्जर की बात तो सही है, लेकिन मर्जर का इफेक्ट क्या होगा ये पूरी तरीके से मैं सही नहीं कहता हूँ। अब यहाँ पे निजीकरण की बात आ रही है, तो निजीकरण का ऐसा मुद्दा क्या हो गया है कि क्या ऐसा होने वाला है, क्या सरकारी बैंक सारे एकदम प्राइवेटाइज हो जाएंगे, उसमें नौकरियाँ नहीं रहेंगी, क्या होगा? तो यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें समझनी होंगी। उसके बाद शायद आपका जो ये डाउट है ये क्लियर हो जाएगा और आप भी अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि जो निजीकरण का मुद्दा है या फिर प्राइवेटाइज करने की बात है, चाहे वो सरकारी बैंकों की हो या किसी भी सरकारी यूनिट की हो, पब्लिक अंडरटेकिंग कोई भी है सरकार की, उसकी बात है वो, तो ये कोई नया मुद्दा नहीं है। ऐसा नहीं कि प्राइवेटाइजेशन की बात कर दी तो ये कोई नया मुद्दा आ गया है और अब क्या होगा कुछ पता नहीं है। निजीकरण की जो मांग है ये हमेशा से ही, आपको साल भर में एक न्यूज़ तो ऐसे देखने को मिलेगी ही, या एक ना एक बार ऐसा सुनने को मिलेगा ही जब निजीकरण की बात की गई हो। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि सारे के सारे सरकारी जो बैंक हैं वो फ़ायदे में नहीं हैं। बहुत सारे सरकारी बैंक ऐसे हैं, 10-12 बैंक, जो कि बहुत ज़्यादा घाटे में हैं, लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि उनका एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बैड लोन्स ज़्यादा है। जो पैसा उन्होंने लोन पे दिया था उसकी रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, रिकवरी हो ही नहीं पा रही है, जिस वजह से वो लॉस में ही चल रहे हैं। इस वजह से सरकार को क्या उनके ऊपर पैसा लगाना पड़ रहा है ताकि वो चलते रहें। तो ऐसे केस में ऐसे बैंकों को कहा जा रहा है कि उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, जिससे उनका जो मैनेजमेंट है थोड़ा सा सीरियस हो और सीरियसली फिर काम हो सके और ऐसे बैंकों को उभरने में आसानी हो सके। दूसरी बात, निजीकरण की मांग इसलिए भी उठ रही है, अभी जो आ रही थी मांग, अभी जो उठी है वो इसलिए भी है कि क्यों 2019 तक बेसल नॉर्म्स हमको अपनाना था। बेसल नॉर्म्स की जो वीडियो मैंने आपको दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेसल नॉर्म 1, 2, 3 क्या होते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख सकते हैं। आपको बैंकिंग अवेयरनेस के पार्ट में मिल जाएगी, वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगी, क्या होते हैं, क्यों लागू किया गया है और इंडिया का इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सारी चीज़ें। 2019 तक हमको बेसल नॉर्म्स अपनाने थे और उस वजह से हमको कितने पैसे की नीड थी वो सब भी आपको बताया था। तो इस वजह से अभी जब बैंक लॉस में है, तो प्रॉफिट की तो बात छोड़िए, लॉस में चल रहे हैं तो पैसा आएगा कहाँ से? सरकार तो ऐसा करेगी नहीं कि देश भर के सारी चीज़ों को छोड़ करके वो बैंकों में ही सारा पैसा अपना लगा देगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो इस वजह से भी निजीकरण की मांग उठ रही है। लेकिन ये मुद्दा अभी चर्चा में क्यों आया, अभी इतना क्यों गर्म हो गया? तो इसके पीछे भी कुछ रीजन है। अब उन्हीं रीजनों की हम बात करते हैं। तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन अभी देखने को मिलता है वो मुझे ये मिलता है, आरबीआई के नवनियुक्त डिप्टी गवर्नर हैं विरल आचार्य। इनका एक आर्टिकल छपा हुआ था 29 अप्रैल 2017 को इकोनॉमिक टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें इन्होंने कहा था कि प्राइवेटाइज कर देना चाहिए जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं और इसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो 10% से भी ऊपर निकल जाएगी। तो ऐसा इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, जिसकी वजह से ये मुद्दा चर्चा में आ गया। तो चलिए देखते हैं क्या आर्टिकल था वो, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि सरकार का क्या मूड है, सरकार की क्या मंशा है और आपके लिए कितना ये सुरक्षित है, मतलब तैयारी करना या फिर ये सोचना कि बैंक प्राइवेटाइज हो रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो मैं आपको एक एक आर्टिकल पे लेकर चलता हूँ, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ बात कर रहा हूँ, एक एक आर्टिकल पे लेकर के चलता हूँ, जिससे आपको चीज़ें क्लियर होने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अब ये देखिए, ये है आपका 29 अप्रैल 2017 का आर्टिकल जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, जिसमें ये हेडिंग थी प्राइवेटाइज पीएसयू बैंक सेज आरबीआई डिप्टी गवर्नर। और यहाँ पे देखिए तो ये पूरा आर्टिकल आपका छपा हुआ था, पढ़ सकते हैं इसको कि डिप्टी गवर्नर ने क्या क्या बातें कही और उसके पीछे का रीजन क्या था। तो यहाँ पे देखिए मेन मैं पढ़ता हूँ कि आरबीआई डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य हैज़ कॉल्ड फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक एंड सेल ऑफ देयर सब्सिडरीज एंड अदर एसेट्स। तो ये जो पहला पैराग्राफ है
यही आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंता का सबक हो सकता है कि अगर आप आगे नहीं पढ़ते हैं। तो विरल आचार्य की अपने भी सारे रिसर्च थे, मतलब डिप्टी गवर्नर बनने से पहले भी उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हुए थे, जिसकी वजह से उनको ये शायद पदभार दिया गया है। तो इनका कहना है कि जो भी पब्लिक सेक्टर के बैंक अगर हम उनको प्राइवेटाइज कर देते हैं तो जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा, साथ ही साथ जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी सीरियस होगा अपने कामों को लेकर के। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे अपने रिसर्च पेपर्स का हवाला दिया है और अलग अलग जो एजेंसीज हैं जैसे IMF है उसकी रिपोर्ट का हवाला दे करके अपनी बात को साबित करने की प्रयास किया है। हालांकि ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई आदेश दिया है, और आदेश देने की कंडीशन में वो हो भी नहीं सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ से चर्चा में खबर आती है कि अब सरकार का क्या इसमें सोचना है। और मेरे ख्याल से विरल आचार्य के इसी जो स्टेटमेंट है, इसी की परिणति है, इसी का परिणाम ये निकल के आता है कि अभी 7 अगस्त को हमने क्या पढ़ा कि जितने भी बैंक यूनियंस हैं उन्होंने 22 अगस्त को स्ट्राइक बुलाई है। ठीक है, कल स्ट्राइक के लिए कॉल किया है। और ये स्ट्राइक किसके लिए है तो लिखा हुआ है प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन एंड मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। मतलब जो प्राइवेटाइजेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, और जो मर्जर करने का प्रयास किया जा रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, उसके खिलाफ ये 22 अगस्त को स्ट्राइक बुलाई गई है। मतलब अभी काम कुछ हुआ नहीं, उसके पहले ही उसका विरोध होना शुरू हो गया है। तो यहीं से आप ये समझ सकते हैं कि ये इतना आसान चीज़ नहीं है कि ये ओवरनाइट हो जाएगा कि कल को उठेंगे बोलेंगे कल से भाई सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं प्राइवेट हो गए, जिन लोगों की नौकरियां थी सारी लोगों की नौकरियां चली गई, अब कोई नौकरी नहीं निकलेगी। पहली बात तो ये इतना आसान सा प्रोसेस नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आज अगर सरकार ऐसा कह भी दे कि हम सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उनको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, तो भी इसको होने में सालों का समय लगेगा, क्योंकि ऐसे आसान सी चीज़ें नहीं, बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे, बहुत सारे अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। तो इस वजह से एक दिन का काम तो है नहीं। ठीक है, तो इस वजह से आप थोड़ा सा निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको लेके चलता हूँ 23 जुलाई के एक आर्टिकल पे। ये आर्टिकल था इकोनॉमिक टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपा था 23 जुलाई 2017 को, जिसकी हेडिंग क्या थी, वाई मोदी वोंट प्राइवेटाइज पब्लिक सेक्टर बैंक। कि मोदी ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि वो प्राइवेटाइज कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक को। और ये जो आर्टिकल था ये S.A. अय्यर के द्वारा छपा हुआ था, इनके बहुत सारे आर्टिकल छपते रहते हैं। तो उसमें इन्होंने बहुत ही डिटेल में चर्चा की है कि ये जो मोदी सरकार है ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज क्यों नहीं कर सकती है। उसके पीछे इन्होंने बहुत सारे रीज़न दिए हैं। आप चाहें तो इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया पे जा करके। मैं यहाँ पे आपको इसका क्रक्स बताता हूँ और आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ से सरकार का क्या सोचना है इस बारे में। तो मैं आपको नीचे लेकर के चलता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 2 years ago when finance minister Arun Jaitley was visiting the US, he asked what journalists like me meant when we asked for big bang reforms. For starters, I said privatize the 10 worst public sector banks. He laughed and said this was difficult because the banks played such an important role in implementation of the government policies. तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 2 साल पहले अरुण जेटली जब US विजिट कर रहे थे तो उस समय उन्होंने अरुण जेटली से सवाल पूछा था कि आप जो 10 वर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, मतलब जो सबसे ख़राब 10 पब्लिक सेक्टर के बैंक, उनको प्राइवेटाइज़ क्यों नहीं कर देते हैं या कर दीजिए। तो जवाब में अरुण जेटली ने हंसा और उनको बताया कि ये बहुत ही क्या है, डिफ़िकल्ट है। मतलब आसान नहीं है ऐसा, ये डिफ़िकल्ट है। और इसलिए भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में जो सबसे वाइटल या सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो गवर्नमेंट बैंक्स का ही होता है या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ही होता है। तो अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज़ करते हैं तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और आपको पता है किसी भी सरकार के लिए अगर पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, केवल वो कागज़ों में है पॉलिसीज़, तो आगे फिर चुनाव जीतना भी कठिन होता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे इसी में आगे आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मोदी सरकार अभी ऐसा नहीं कर सकती, वो क्या है, 2019 का लोकसभा का चुनाव। आपको पता है कि 2019 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले कोई भी सरकार ऐसे कदम नहीं उठाती है जिसकी वजह से उसको चुनाव हारना पड़े या फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ में लग जाए। तो 2019 के पहले अगर ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इसका विरोध होगा। सबसे पहली बात तो जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनके द्वारा तो होगा ही, लेकिन देश भर में भी विरोध होगा इसका बहुत ज़्यादा। जैसे आपके जैसे जो एस्पिरेंट्स जो बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके द्वारा भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। और कोई भी सरकार ऐसा चाहेगी नहीं कि चुनाव से पहले उसे इतना ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़े कि उसकी सरकार ही ना बने।
तो इसलिए भी इसको कहा जा रहा है कि ये अभी तो इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है। अब आप बात करिए कि अगर क्या 2 से 3 साल तक, अभी तो सोचिए ही नहीं कि ऐसा होने वाला है, लेकिन क्या उसके बाद ऐसा हो सकता है क्या कि 2 से 3 साल के बाद प्राइवेटाइज हो सकता है एक बैंक? तो इसके बारे में भी आप कोई 100% गारंटी दे करके कह नहीं सकते हैं। पता नहीं 2019 के बाद किसकी सरकार बनेगी, और जो सरकार बनेगी उसकी क्या अपनी प्रायोरिटीज़ होते हैं, चाहे कोई भी सरकार बने, क्या उसके मुद्दे होते हैं, उसके बारे में हम अभी से कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो रूमर्स फैल रहे हैं इनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है जब तक कुछ ऑफिशियल निकल के नहीं आता है। अपने से बहुत सारे लोग आपको सिर्फ इसलिए सारी चीज़ें बताते हैं ताकि उनका कंपटीशन कम हो सके। अब सोचिए, अगर ऐसे रूमर्स फैलाए जाएंगे, इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में फैलाते जाएंगे, तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो सिर्फ इसी बहाने से भाग जाएंगे कि चलो कोई बात नहीं, अब तो तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है, सारे बैंक प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो नौकरियां मिलेंगी ही नहीं। तो जो मान लीजिए 20 लाख बच्चे फॉर्म भरने वाले थे, तो 20 लाख की बजाय अब कितने बच्चे फॉर्म भरेंगे? 10 लाख बच्चे ही फॉर्म भरेंगे। आधा कंपटीशन तो यहीं से ख़त्म हो जाता है। अब 10 लाख में ही कंपटीशन आपका रह गया है। तो इस वजह से कंपटीशन से बाहर मत जाइए, खुद को इतना डीमोटिवेट मत करिए कि अब कुछ नहीं होगा, आप कोई नौकरियां ही नहीं बची हैं, जॉब नाम की चीज़ नहीं है, या जॉब्स कम हो जाएंगी, क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आप कभी मत करिए। आप अपनी तैयारी में बस जुटे रहिए, क्योंकि यही अच्छा मौका है जब आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। और आगे क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, वो अगर आज से आप सोचने लगेंगे तो आपको भी नहीं पता है कि आज से 3 साल के बाद आपके साथ क्या होना है, आप रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है। तो अभी आप अपनी तैयारी पे जुटिए, अभी तो ऐसा कुछ नहीं होना है। ये सारी बातें कही जा रही हैं, आपको पता है, जब बातें कही जाती हैं तो उसको इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी समय लगता है, ऐसा नहीं ओवरनाइट सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कभी भी जो रूमर्स होते हैं उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करिए कि अब ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा। ये सिर्फ आपको अपने रास्ते से भटकाने के लिए बात कही जाती है, ताकि आप अपनी तैयारी बंद कर दें या फिर सीरियसनेस ख़त्म कर दें। यही सारी बातें इसलिए होती हैं। तो अपने आप को इस रास्ते से मत हटाइए, अपनी तैयारी पे ध्यान बना करके रखिए। और जितने लोग इनको लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उनको भी समझ में आ सके कि हमारी सरकार क्या सोच रही है, डिप्टी गवर्नर का क्या सोचना है। और अगर आप देखिए, तो अगर आप किसी कम्युनिस्ट लेखक का अगर पढ़ेंगे पोस्ट, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं पढ़ रहा था, कोई आर्टिकल था, अभी याद नहीं है नाम, 2-3 दिन पहले, तो उसमें लिखा गया था कि सरकार के लिए ऐसी करने की कोई बात ही नहीं है कि वो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक या किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज कर सके। ठीक है, तो उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए गए थे। जैसे पॉइंट्स थे बेसल नॉर्म्स को लेकर के, तो उसमें ये पॉइंट था कि बेसल नॉर्म्स अपनाना ये मैंडेटरी नहीं है, बल्कि क्या है, वॉलंटरी है। ऐसा नहीं है कि 2019 तक अगर बेसल नॉर्म्स नहीं अपनाएंगे तो कोई महाप्रलय आ जाना है, ठीक है, या फिर सारे बैंक्स को बंद हो जाना है। ये वॉलंटरी प्रोसेस है, बैंक चाहे तो अपनाएं, बैंक चाहे तो ना अपनाएं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स उसमें लिखे हुए थे, तो उन पॉइंट्स को भी आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि केवल हम ग्रोथ के बारे में सोचें और अपने देशवासियों को भूल जाएँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको देखने को ऐसे ही मिलेंगे। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी जिससे आपका डाउट तो पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए और आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है अभी आपको, जो मैंने बताया है, ये अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, फैक्ट्स के आधार पे, सिर्फ ऐसे नहीं बता दिया कि नहीं होगा या फिर हो ही जाएगा। फैक्ट्स के आधार पे जैसे बताया कि सरकार की क्या मंशा है और क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसके पीछे का रीज़न। तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ भी जिनको ये डर लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा होगा, अब निश्चित है, किसी ने कह दिया है, किसी ने नहीं कहा है, तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मुद्दे को लेकर के, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं भी समझने का प्रयास करूंगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी वाला चैनल हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।